गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आरबीएससी बोर्ड के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है उसी सीरीज में अपन बायोलॉजी का एक अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इस चैप्टर को जो है अपन क्वेश्चंस के फॉर्म में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ये जो चैप्टर है वो बोर्ड में कितने मार्क्स का चैप्टर है बेटा, 4 मार्क्स का चैप्टर है। और इस चैप्टर में से कोई भी डिटेल्ड या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आएंगे हाफ हाफ मार्क्स के, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक हाफ मार्क्स का वेरी शॉर्ट आएगा, और इसके साथ साथ जो है एक 1.5 मार्क्स का जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलने वाला। तो इस चैप्टर में से आपको कोई भी डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आ जाओ, बिना समय को खराब किए हुए इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल है जीएम और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें, जीएम जो है, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब सवाल पूछे जीएम है क्या, तो सुनो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डीएनए को अल्टर किया हो या मॉडिफाई किया हो, तो उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलेंगे, जीएम। जिनके अंदर डीएनए को अल्टर किया गया हो या मॉडिफाई किया गया हो, उनको तो अपन क्या बोलेंगे, जीएम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस की गई है, तो उनको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक। तो क्या फर्क है, तो जिनमें जेनेटिक मटेरियल को अल्टर किया गया हो या मॉडिफाई किया गया हो, उनको तो क्या बोलेंगे, जीएम। और जिनमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस की गई है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक बोलेंगे। तो जीएम क्या है, तो जीएम का सीधा सा मतलब है, देखो इधर, organisms in which genetic material is altered या modified, तो इनको तो अपन क्या बोलेंगे, जीएम। फिर क्वेश्चन यहाँ पर एक और है कि ट्रांसजेनिक क्या है। तो देखो, ट्रांसजेनिक का मतलब है ऑर्गेनिज्म इन विच, जिनके अंदर क्या बेटा, फॉरेन जीन जो है वो उसे क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस्ड। सही। तो सबसे पहला और आसान सवाल यही है कि जीएम और ट्रांसजेनिक के बीच में क्या डिफरेंस है। बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल। अब अगला क्वेश्चन जो है बेटा, उस जीन का नाम बताना है जिसे गोल्डन राइस में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको उस जीन का नाम बताना है जिसे गोल्डन राइस में इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो सबसे पहला सुने कि गोल्डन राइस जो है, इसमें किसकी जीन बेटा, बीटा कैरोटीन जो है, इस बीटा कैरोटीन की जीन को अपन ने कहा इंट्रोड्यूस्ड किया, बीटा कैरोटीन की जीन को किसमें इंट्रोड्यूस किया, राइस में। बीटा कैरोटीन की जीन इंट्रोड्यूस होने के कारण इस राइस के अंदर जो है विटामिन ए का कंटेंट क्या हो गया, इस राइस के अंदर विटामिन ए का कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। और जिसमें विटामिन ए का कंटेंट हाई होगा, तो ऐसे राइस को ही क्या बोलेंगे, गोल्डन राइस बोलेंगे। तो बोले गोल्डन राइस क्या है, तो राइस में बीटा कैरोटीन की जीन इंट्रोड्यूस की जाती है। तो बीटा कैरोटीन की जीन इंट्रोड्यूस करते ही राइस में विटामिन ए का कंटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे राइस को ही अपन बोलेंगे गोल्डन राइस। अब बोलिए कहाँ यूज होते हैं, तो सुनो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है या जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उनके लिए गोल्डन राइस बेहद बढ़िया काम करते हैं। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है कि बीटी कॉटन में बीटी का क्या मतलब है। तो सुनो,
बीटी कॉटन में जो बीटी है, बीटी का मतलब होता है बेटे बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बीटी का मतलब है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, और बेसिलस थुरिंजिएंसिस एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया। तो यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि बीटी कॉटन में बीटी का क्या मतलब है, तो बीटी का मतलब है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जो कि एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है, जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ध्यान रखना, प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया डू नॉट हार्म्स द बैक्टीरिया बट किल्स इंसेक्ट ग्रुप। तो क्वेश्चन पूछा है, बैक्टीरिया जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, ये बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करता है, इंसेक्ट्स को किल करता है। ऐसा क्यों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। तो बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है कौन सा है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक। अब ये जो बैक्टीरिया है बेटे, ये बैक्टीरिया एक इंसेक्टिसाइडल क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इंसेक्ट के अगेंस्ट क्या करता है, काम करता है। अभी भी पूछे ये प्रोटीन कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करेगा, तो ये प्रोटीन काम करता है किसके बेटा, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के साथ साथ कोलियोप्टेरा, और कोलियोप्टेरा के साथ साथ आपको ध्यान रखना है डिप्टेरा। इन इंसेक्ट के अगेंस्ट क्या करता है, काम। अब सवाल पूछे, ये जो प्रोटीन है ये इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्यों? तो जवाब सुनना, ये प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट की मिड गट में जाता है, तो इंसेक्ट की मिड गट में एल्केलाइन मीडियम होगा, और एल्केलाइन मीडियम के कारण ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ये इंसेक्ट की मिड गट में पोर्स क्रिएट कर देगा, जिस वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो क्या कहा मैंने, ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है बेटा, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या होता है बेटा, रिमेन्स इनएक्टिव इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में क्या रहता है, इनएक्टिव, इसलिए बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ध्यान से सुनो, अपॉन एंटरिंग इनटू इंसेक्ट मिडगट, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट की मिडगट में एंटर होता है, तो ध्यान रखना, एक्टिव ड्यू टू एल्केलाइन पीएच ऑफ मिडगट। मिडगट में एंटर होते ही मिडगट में जो एल्केलाइन पीएच है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, क्रिएट्स पोर्स इनटू इंसेक्ट मिडगट एंड कॉजेस डेथ, और ये इंसेक्ट की क्या कर देगा, डेथ कर देगा। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखना है इसे। तो देखो, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है, बायोपायरेसी क्या है और इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सुनो, क्या है बायोपायरेसी, कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को कोई इंडिविजुअल या मल्टीनेशनल कंपनी बिना उसके डेवलपर की अथॉरिटी के या बिना उसे पेमेंट किए हुए इलीगल यूज करती है, तो इसी को क्या बोलेंगे, बायोपायरेसी। वापस सुना, क्या कहा, किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इलीगल यूज कौन करेगा, या तो कोई इंडिविजुअल या कोई मल्टीनेशनल कंपनी। तो ऐसा इलीगल यूज बिना उसके डेवलपर को पेमेंट या बिना डेवलपर की अथॉरिटी के ही क्या कहलाएगा, बायोपायरेसी। तो सुनो, बायोपायरेसी क्या है, तो इधर देखना,
It refers to the illegal use of biological product by individual or multinational company without proper authorization। और सीधी सी बात है, सुनो, अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को कोई इंडिविजुअल या कोई मल्टीनेशनल कंपनी बिना उसके डेवलपर की अथॉरिटी के या बिना डेवलपर को पेमेंट किए हुए अगर उसका इलीगल यूज करती है तो इसी को क्या बोलेंगे? बायोपायरेसी बोलेंगे। और बायोपायरेसी जो है बेटा, इस बायोपायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? बायो पेटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। सही, तो बोले बायोपायरेसी को रोकने के लिए क्या जो है वो डेवलप किए जाएंगे? तो पेटेंट दिए जाएंगे। सही, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जीईएसी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो देखो, जीईएसी जो है इसका पूरा नाम ध्यान रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखना है आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब ये करती क्या है? तो सुनो, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी है जो जीएम से रिलेटेड रिसर्च या जीएम को डेवलप करने के लिए परमिशन क्या करती है? ग्रांट करती है। यानी अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने हैं या जीएम से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है तो इसके लिए आपको एक कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है और उसी कमेटी को क्या बोलते हैं? जीईएसी। जैसे मुझे अगर कोई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसके लिए मुझे कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये परमिशन जो कमेटी देती है उसे ही क्या बोलेंगे? जीईएसी। तो जीईएसी क्या है? तो इधर देखो, इट इज अ कमेटी set up by इंडियन गवर्नमेंट, जो कि करती क्या बेटा? विच ग्रांट्स परमिशन रिगार्डिंग जीएम रिसर्च और जीएम डेवलपमेंट। सही, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इधर, अब अगला क्वेश्चन है, नेम द जीन विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन रोजी काउ। और आपको उसकी क्या बतानी है? इंपॉर्टेंस भी। तो सबसे पहले बताना है रोजी काउ में कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया है और उस जीन की क्या इंपॉर्टेंस हो। तो देखो, रोजी काउ में अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन का जीन इंट्रोड्यूस किया गया और अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन के जीन के कारण इसके मिल्क कंटेंट में 2.4 ग्राम पर लीटर जो है प्रोटीन क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। तो क्या ध्यान रखना है रोजी काउ में? तो ध्यान से सुनना, कौन सा? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन की जो जीन है बेटा, इसी जीन को अपन ने क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस्ड इनटू रोजी काउ। कौन सी जीन? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। और इस जीन से हुआ क्या? प्रोटीन कंटेंट
डिक्रीजेस अप टू, ठीक है, तो जिससे प्रोटीन कंटेंट जो है वो 2.4 ग्राम पर लीटर क्या हो गया, बढ़ गया। ये तो ये रोजी काऊ। अब यहां से एक एग्जांपल और ध्यान रखना है, शीप का नाम ध्यान रखना है। कौन सी शीप बेटा? ट्रेसी शीप। और ट्रेसी शीप जो है इसमें एल्फा एंटीट्रिप्सिन, इसमें एल्फा एंटीट्रिप्सिन की जीन क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई। और जो एल्फा एंटीट्रिप्सिन है बेटा, ये किसके ट्रीटमेंट में काम आता है? एम्फाइसीमा के। तो अगर आपको सवाल पूछे कि जो एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में कौन काम आएगा? एल्फा एंटीट्रिप्सिन। और ये कहां से मिलता है? ट्रेसी शीप से। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ SCID। तो देखो बताओ जरा, SCID की फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, SCID की फुल फॉर्म है सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो बोले SCID की फुल फॉर्म क्या है? सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। फिर दूसरा क्वेश्चन बताना है, डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम। तो आपको बताना है ये बीमारी कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी से। तो बेटा ये एंजाइम जो है ये किसकी वजह से होती है? कॉज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से बेटा? तो आपको ध्यान रखना है डेफिशिएंसी ऑफ कौन सी एंजाइम? ADA। और ADA का पूरा नाम ध्यान रखना है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। कौन सा? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। अब बोले इस डिजीज में होगा क्या? तो सुनो, इस डिजीज में ADA एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ADA की डेफिशिएंसी के कारण पर्सन के अंदर B और T लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन नहीं होता। लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस वजह से पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो इसमें ADA एंजाइम की डेफिशिएंसी और ADA एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा? B एंड T lymphocytes are not produced। B एंड T लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे और B और T लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे तो पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्लियर? तो इस बीमारी की मेन वजह है कि इसमें ADA एंजाइम की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। सही। फिर बोला है कि आपको उस टेक्निक को एक्सप्लेन करना है जिससे इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस बीमारी को क्योर करने के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है? जीन थेरेपी। पहले जीन थेरेपी का मतलब समझते हैं, फिर अपन देखेंगे कैसे क्योर किया। तो जीन थेरेपी क्या है? तो अगर किसी डिजीज म्यूटेटेड या नॉन फंक्शनल जीन को, किसी डिजीज्ड म्यूटेटेड या नॉन फंक्शनल जीन को किसी फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसी टेक्निक को अपन क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी। क्या बोला? कि किसी डिजीज नॉन फंक्शनल या म्यूटेटेड जीन को किसी फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी। तो बोले जीन थेरेपी क्या है? तो सुनो इधर, इन दिस टेक्निक म्यूटेटेड
या अपन लिखेंगे डिजीज्ड, या अपन बात करेंगे नॉन फंक्शनल जीन जो है इज replaced by फंक्शनल जीन। सही, ये तो हो गई जीन थेरेपी। अब सवाल है कि जीन थेरेपी से इस बीमारी को क्योर कैसे किया, तो देखो अच्छे से समझते हैं। देखो तो कैसे क्योर किया, तो इस को क्योर करने के लिए क्या कहा, पेशेंट के जो लिम्फोसाइट है, इन लिम्फोसाइट को बॉडी से आइसोलेट किया जाता है और फिर इन लिम्फोसाइट को क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। तो सबसे पहला तो काम क्या किया, इधर देखो कि पेशेंट्स लिम्फोसाइट्स आर आइसोलेटेड, और उसको अपन ने क्या किया, कल्चर किया। तो देखो पेशेंट के लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इन लिम्फोसाइट को अपन ने क्या किया, कल्चर किया। ठीक है, तो ये मैंने कहा मेरे पास क्या है, पेशेंट्स लिम्फोसाइट है। ठीक, अब इसके बाद अपन ने क्या किया, cDNA लिया, और cDNA को किसके साथ ऐड किया, क्लोनिंग वेक्टर के साथ ऐड किया। अब सबसे पहला तो सवाल है कि cDNA क्या होता है, तो जो ADA एंजाइम है उसको कोड करने का काम कौन करता है, cDNA। तो cDNA के बारे में ध्यान रखना है कि cDNA क्या करता है, कोड्स फॉर ADA एंजाइम। सही, तो यहां पर क्या किया, cDNA लिया और cDNA को किसके साथ ऐड किया, क्लोनिंग वेक्टर, और क्लोनिंग वेक्टर जो है यहां पर कौन सा लेंगे, रेट्रोवायरस लेंगे। ठीक, फिर इस cDNA को जो है पेशेंट के लिम्फोसाइट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब देखो पेशेंट के लिम्फोसाइट में भी कौन आ गया, cDNA आ गया, और cDNA ट्रांसफर करने के बाद इन लिम्फोसाइट को वापस पेशेंट की बॉडी में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्या किया, इधर देखो, these lymphocytes are returned back to patient body, और इन लिम्फोसाइट को वापस पेशेंट की बॉडी में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब सुनो, इन लिम्फोसाइट में अब cDNA प्रेजेंट है, और cDNA होने के कारण अब इन लिम्फोसाइट में ADA एंजाइम का भी क्या होगा, फॉर्मेशन, और अगर ADA एंजाइम बनेगी तो इस पर्सन के अंदर अब ADA की डेफिशिएंसी नहीं होगी। सही, अब बोले ये ट्रीटमेंट परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो सुनना, ये ट्रीटमेंट परमानेंट तभी माना जाएगा जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपन इसे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सही, और यही सवाल बोर्ड में एक और तरीके से भी आता है, जीन थेरेपी को डिफाइन कीजिए, और जीन थेरेपी की हेल्प से सबसे पहले कौन से डिजीज को क्योर किया गया। सही, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देखो अगला सवाल है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूलिन, और आपको प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये इम्यूलिन क्या है। तो सुनो, इम्यूलिन का मतलब ही होता है इंसुलिन। इम्यूलिन का मतलब क्या है, इंसुलिन। तो आपको बताना है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो सुनो, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है एली लिली, और इस अमेरिकन कंपनी ने ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज करते हुए ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया, और इसी ह्यूमन इंसुलिन को क्या बोलेंगे, इम्यूलिन बोलेंगे। तो बोले इम्यूलिन क्या है, तो ध्यान से सुनो इधर कि एक अमेरिकन कंपनी है,
और अमेरिकन कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है एली लिली। और अमेरिकन कंपनी ने क्या किया इन्होंने बेटा, इन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या बनाया, इंसुलिन बनाया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया और इसी इंसुलिन को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूलिन। तो इम्यूलिन जो है बेटा ये बेसिकली एक तरह का क्या है, इंसुलिन है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बॉडी से बाहर बनाया गया। अब कैसे बनाया गया, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंसुलिन की स्ट्रक्चर क्या है, फिर समझते हैं कैसे बनाए। तो सबसे पहले सुनो, अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो इंसुलिन के अंदर दो प्रोटीन चेन्स होती है इस तरह से। पहली जो प्रोटीन चेन है इसे बोलेंगे ए पेप्टाइड और दूसरी प्रोटीन चेन जो है इसे बोलेंगे बी पेप्टाइड। और इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इंसुलिन की स्ट्रक्चर क्या है कि इंसुलिन के अंदर दो पेप्टाइड चेन होगी, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे बनाया, तो सुनो क्या किया, ए और बी पेप्टाइड का फॉर्मेशन करने वाली जीन को क्या किया, आइसोलेट किया। ए और बी पेप्टाइड का फॉर्मेशन करने वाली जीन को क्या किया, आइसोलेट किया। फिर इस जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या किया इन्होंने, देखो तो इन्होंने जो है ए पेप्टाइड की जीन ली और इस ए पेप्टाइड की जीन को किसके साथ ऐड किया बेटा, क्लोनिंग वेक्टर के साथ। और किसकी जीन ली, बी पेप्टाइड की जीन ली और बी पेप्टाइड की जीन को भी किसके साथ ऐड किया, क्लोनिंग वेक्टर के साथ। और फिर क्लोनिंग वेक्टर के साथ ऐड करके इस दोनों जीन को होस्ट सेल के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक, और होस्ट सेल यहां पर कौन सी ली गई, ई कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो क्या किया, ए और बी पेप्टाइड की जीन को क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से होस्ट सेल में क्या कर दिया, ट्रांसफर। अब सुनो, इस होस्ट सेल में एक कौन सी जीन है, ए पेप्टाइड की जीन है, और इसमें दूसरी कौन सी जीन है, बी पेप्टाइड की जीन है। अब सुनना, जो ए पेप्टाइड की जो जीन है ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, ए पेप्टाइड का। और जो बी पेप्टाइड की जो जीन है ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, बी पेप्टाइड का। और फिर इन दोनों पेप्टाइड को बैक्टीरिया से क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। तो आइसोलेट करेंगे तो ये अपने पास कौन सा आ जाएगा बेटा, ए पेप्टाइड, और ये अपने पास में कौन आ जाएगा, बी पेप्टाइड आ जाएगा। और दोनों पेप्टाइड को बैक्टीरिया से आइसोलेट करने के बाद इन पेप्टाइड के बीच में आर्टिफिशियल तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन। और आर्टिफिशियल तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगी इसे ही अपन क्या बोलेंगे, इंसुलिन बोलेंगे। क्लियर है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अब देखो यहीं पर एक अगला सवाल है कि प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में क्या डिफरेंस है। तो आ जाओ देखते हैं, इधर देखो। तो देखो, एक तरफ तो अपन बात करेंगे प्रो इंसुलिन की और एक तरफ अपन बात करेंगे मैच्योर इंसुलिन की। अब देखो सिंपल सा, सबसे पहले ऐसा इंसुलिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा उसे तो बोलेंगे प्रो इंसुलिन, और जो एक्टिव फॉर्म में होगा उसे क्या बोलेंगे, मैच्योर इंसुलिन। तो देखो प्रो इंसुलिन जो है ये इंसुलिन की क्या है बेटा, इनएक्टिव फॉर्म है। मैच्योर इंसुलिन जो है ये इंसुलिन की क्या है, एक्टिव फॉर्म है।
सही। अगला प्रो इंसुलिन जो है, इसमें सी पेप्टाइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और मैच्योर इंसुलिन जो है, इसमें सी पेप्टाइड क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब देखो और डिटेल में जाऊं तो देखो इधर प्रो इंसुलिन जो है, इसमें 3 पेप्टाइड चेन होगी। एक तो कौन सी होगी, ए पेप्टाइड। दूसरी कौन सी होगी बेटा, बी पेप्टाइड। और तीसरी चेन यहां पर एक और होती है जिसे अपन क्या बोलेंगे, सी पेप्टाइड। लेकिन अगर मैं मैच्योर इंसुलिन की बात करूं तो इसमें 2 ही पेप्टाइड चेन होगी। एक तो कौन सी होगी, ए पेप्टाइड, और दूसरी कौन सी होगी बेटा, बी पेप्टाइड। और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। चले अगले सवाल की तरफ। तो देखो इधर अब अगला सवाल है, क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकेंड एसी किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है कॉर्न बोरर। अब जैसे मैंने पहले ही कहा, इस चैप्टर से एमसीक्यू भी आएगा और फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां से एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स अगर कोई मुश्किल पूछेंगे तो मुश्किल यहीं से पूछेंगे कि क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकेंड एसी किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो कॉर्न बोरर। अब बोले क्राई सेकेंड एबी और क्राई फर्स्ट एसी ये दोनों किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये दोनों किसके अगेंस्ट भैया, कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब सवाल है, नेम द निमेटोड विच इन्फेक्ट्स रूट ऑफ टबेको। तो बोले टबेको की रूट को कौन सा निमेटोड अफेक्ट करता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखे फटाफट। तो टबेको की जो रूट है, इस टबेको की रूट को बेटा एक निमेटोड अफेक्ट करता है, और इस निमेटोड को अपन बोलेंगे मेलियोडोग्नी इनकॉग्निशिया। कौन सा निमेटोड है, मेलियोडोग्नी इनकॉग्निशिया। सही। अब अगला सवाल यह है कि पेस्ट रेजिस्टेंट टबेको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि पेस्ट रेजिस्टेंट टबेको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई, तो टेक्निक यूज की गई कौन सी बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस, इसी को अपन बोलते हैं आरएनए आई, या इसी को बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। तो यहां से क्वेश्चन पूछे कि पेस्ट रेजिस्टेंट टबेको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक, तो कौन सी टेक्निक यूज की गई, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। सही। अब सवाल अगर मैं ही पूछ लूं आपसे कि आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है, तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि डेफिनेशन के साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि पेस्ट रेजिस्टेंट टबेको कैसे बनाएं। तो ध्यान से सुनते आना। सबसे पहले देखो होता क्या है, निमेटोड जो है, निमेटोड कौन से वाला बेटा, मेलियोडोग्नी इनकॉग्निशिया। सबसे पहले क्या होगा, निमेटोड इन्फेक्शन कैसे फैलाएगा ये समझते हैं। तो देखो इन्फेक्शन फैलाने के दौरान क्या होगा, निमेटोड अपने जीन को टबेको के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। निमेटोड अपने जीन को टबेको के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। तो निमेटोड की जो जीन है बेटा, ये निमेटोड की जीन कौन से प्लांट के अंदर आ गई, टबेको के अंदर। ठीक है। अब देखो निमेटोड की जीन है, जीन का मतलब निमेटोड का क्या हो गया, डीएनए। अब इन्फेक्शन कैसे होगा, ये जो निमेटोड की जो जीन है, ये निमेटोड की जीन आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, आरएनए का। और ध्यान रखें इधर आपने पढ़ा है आरएनए हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो देखो हुआ क्या, निमेटोड टबेको में आने के बाद क्या करेगा,
ये निमेटोड अपने डीएनए से किसका फॉर्मेशन करेगा? आरएनए का। और जो आरएनए है, आरएनए से आगे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन का फॉर्मेशन होते ही, प्रोटीन का फॉर्मेशन होते ही टबेको की जो रूट है, वो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। तो बोले रूट अफेक्ट कैसे होती है? तो निमेटोड टबेको के अंदर आते ही ये अपने डीएनए से किसका फॉर्मेशन करेगा? आरएनए का। और आरएनए से क्या बनाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन के बनते ही रूट में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। अब सवाल ये है, इस इन्फेक्शन से टबेको को बचाना कैसे है? तो बचाने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस। अब क्या करेंगे? सुनो, आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करेंगे? ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को अपन क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करेंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को अपन क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड। अब बोले इससे क्या होगा? तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। सही। तो आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करेंगे? ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को अपन किस में बदल देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में बदल देंगे। और ध्यान रखना, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसकी खासियत क्या है? ये डू नॉट कोड्स फॉर प्रोटीन। ये प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, और प्रोटीन को कोड नहीं करेगा तो इसका मतलब है इन्फेक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस। इसका मतलब है यहां पर इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। तो बोले निमेटोड रेजिस्टेंट टबेको कैसे बनाए? तो इसमें आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूज किया, और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूज करते हुए निमेटोड का जो आरएनए है उसको क्या बना देना है? डबल स्ट्रैंड। और उसके आरएनए को अगर डबल स्ट्रैंडेड बना देंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, और प्रोटीन नहीं बनेंगे तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अब यहां से 1 मार्क में डेफिनेशन भी पूछते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो इधर देखो बेटे, तो डेफिनेशन क्या लिखनी है आरएनए इंटरफेरेंस की बेटा? इट रेफर्स टू द silencing of gene at the level of mRNA by forming double stranded RNA। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करके जीन को क्या कर देना? साइलेंट कर देना। इसी को क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। और एक एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना, आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोट के अंदर सेल्यूलर डिफेंस के फॉर्म में भी क्या करती है? काम करती है। सही। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब देखो, अगला क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बोले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व है? तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता क्या है। तो क्या है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? तो सुनो, सिम्टम के आने से पहले ही किसी डिजीज को क्या कर लेना? डायग्नोस कर लेना। या अगर कोई पैथोजन कम अमाउंट में है तो उसे भी डायग्नोस कर लेना। इसे ही क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है कि किसी भी पैथोजन का अर्ली डिटेक्शन या सिम्टम के आने से पहले ही किसी डिजीज को डायग्नोस कर लेना। इसी को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो बोले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अपन क्या लिखेंगे बेटा?
अर्ली डिटेक्शन ऑफ पैथोजन when it is present in minimum concentration. या तो मिनिमम कंसंट्रेशन में उसमें, या अपन क्या लिखेंगे इधर देखो, डायग्नोसिस ऑफ disease before appearance of symptoms. ये तो मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब। अब सवाल पूछे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कौन कौन सी टेक्निक्स को इंक्लूड किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना शुरू करें, फटाफट लिखना शुरू करें कौन कौन सी टेक्निक है। तो सुनो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में सबसे पहली जो टेक्निक है उसे अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और कौन सी टेक्निक है बेटा, तो अगली याद रखनी है पीसीआर। और कौन सी टेक्निक है, एलाइसा। और एलाइसा का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सा बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट। ठीक, और इसमें एक और टेक्निक काम में ली जाती है जिसे बोलते हैं प्रोब्स। सही। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि जो एलाइसा है ना, ये कौन से डिजीज के डिटेक्शन में काम आती है। और दूसरा बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोब क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन देनी है। सही। तो इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट क्या कीजिए, लिख डालिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो, अगला सवाल है जीएम प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट के आपको क्या बताने हैं, एडवांटेज। तो देखो इधर प्लांट नहीं है बेटा, ये एनिमल है। सही। तो आपको जीएम प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल के क्या बताने हैं, एडवांटेज बताने हैं। तो आ जाओ एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एडवांटेज ऑफ जीएम प्लांट। तो देखो, जीएम प्लांट का सबसे पहला एडवांटेज ध्यान रखना है कि जो जीएम प्लांट होते हैं ये एबायोटिक स्ट्रेस को क्या कर जाते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने का मतलब है ये हीट, कोल्ड, सैलिनिटी और ड्रॉट को इजीली क्या कर जाते हैं, झेल जाते हैं, जो कि नॉर्मल प्लांट झेल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला तो काम क्या हो गया बेटा, देखो, टू डेवलप प्लांट्स which are tolerant to abiotic stress। सही। अगला इधर देखो, क्रॉप्स जो होते हैं उनको इंसेक्ट और पेस्ट बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसे प्लांट बनाए गए जो इंसेक्ट और पेस्ट क्या है, रेजिस्टेंट है। तो अगला इंपॉर्टेंस क्या हो गया, इधर देखो, टू डेवलप इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। और ध्यान रखो, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट में बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कौन सा, बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन जो है ये कैसा है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। सही। अब तीसरा, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसे प्लांट बनाए गए जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत क्या थी, ज्यादा। और इसका एक एग्जाम्पल अभी अपन ने डिस्कस किया है, गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन कंटेंट ज्यादा है,
फटाफट बताइए बेटा कौन सा विटामिन कंटेंट ज्यादा है। तो इधर देखो, तो इसकी हेल्प से अपन कह सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्या है, बढ़ गई प्लांट की। और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना है कौन सा प्लांट बेटे, गोल्डन राइस। और अभी बात की गोल्डन राइस में किसका कंटेंट ज्यादा होता है, विटामिन ए का। अब देखो अगला एडवांटेज, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसे प्लांट बनाए गए जिनकी हेल्प से पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेस होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस। और ध्यान रखें पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए जो प्लांट बनाया गया उसे बोलते हैं फ्लेवर सेवर टमेटो। ये तो एडवांटेज किसकी हो गई, जीएम प्लांट की। अब यहाँ पर अपन को और किसकी पूछी बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल की। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो देखो एनिमल की सबसे पहली एडवांटेज, किसी भी जीन का फिजियोलॉजी और ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट है इसकी स्टडी करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या कहा, किसी जीन का फिजियोलॉजी और ग्रोथ के ऊपर जो इफेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए क्या यूज किए जाएंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो कहाँ यूज होते हैं, इधर देखो, टू स्टडी इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन किसके ऊपर भैया, ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी। ग्रोथ और फिजियोलॉजी पर जीन्स का क्या इफेक्ट है इसकी स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल। दूसरा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है ये बहुत सारी डिजीजेस की स्टडी में भी काम आते हैं, जैसे कैंसर, एल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसी कई बीमारियों की स्टडी में भी क्या आते हैं, यूज आते हैं। तो ध्यान रखना और कहाँ काम आते हैं, तो स्टडी ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर, और कैंसर के साथ साथ ध्यान रखना है आपको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, इसके साथ साथ एल्जाइमर और भी कई डिजीजेस के स्टडी में काम आते हैं। सही। अगला क्या एडवांटेज है, सुनो, ट्रांसजेनिक एनिमल से कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी अपन को मिलते हैं। जैसे अभी बात की रोजी काऊ जो है वो एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, और इससे अपन को कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो बताओ, अभी बताया कि रोजी काऊ में एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन की जीन इंट्रोड्यूस की, जिस वजह से इसके मिल्क में 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो अगला ध्यान रखना है क्या बेटा, ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में भी काम आते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में एक तो आपको ध्यान रखना है रोजी काऊ, अपन डिटेल में देख चुके हैं, और दूसरा ध्यान रखना है ट्रेसी शीप। सही। और ट्रेसी शीप से एक बात और याद आ गई, ट्रेसी शीप से मैंने बताया प्रोटीन मिलता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, और ये भी बताया ये एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम आता है। क्या आप बता सकते हैं एम्फाइसीमा क्या डिजीज है और किस वजह से होती है? आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है तो जरूर सोचना इसके बारे में। ठीक, अब देखो अगले एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं ये वैक्सीन, ड्रग, मेडिसिन और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए क्या आते हैं, काम में आते हैं। अगर मान लो कोई वैक्सीन बनाई गई है तो इसकी टेस्टिंग के लिए जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगला क्या यूज है, किसी भी वैक्सीन, ड्रग,
टॉक्सिक या किसी मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए भी क्या यूज आते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो और कहां काम आते हैं, तो इधर देखो, टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन, और वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखना है टॉक्सिक सब्सटेंस की। सही। तो इस तरह से अपन ने जो है क्या किया बेटे, इस पूरे के पूरे चैप्टर को लगभग सवालों के फॉर्म में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो इसी कड़ी में देखो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक फिर बता दूं, इस चैप्टर से कोई डिटेल्ड या निबंधात्मक सवाल जो है वो नहीं आएगा। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। छोटे छोटे सवाल ही आएंगे, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर लगभग क्वेश्चन के फॉर्म में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो इसके साथ ही अपन अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही क्या रखिए, जारी रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको रिक्वायरमेंट है उन तक ये वीडियो क्या कर सके, पहुंच सके।